हेलो मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका अपने प्लेटफॉर्म रिवर्स ट्यूट के ऑनलाइन चैनल पर। जैसा कि अभी ये क्लासेस आपको यूट्यूब और ऑनलाइन दोनों माध्यम में प्रोवाइड कराई जाएंगी। अभी ये डेमो क्लासेस हैं। इसमें मैं आपके लिए जो डिज़ाइन करके ला रहा हूँ वो ला रहा हूँ सोशल साइंस संविदा वर्ग 2 का सोशल साइंस का कंप्लीट सिलेबस। जब तक अभी आपका नया सिलेबस नहीं आ जाता तब तक आपको पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें मैं आपको कंप्लीट तैयारी कराऊंगा, ठीक है। साथ ही इसमें आपको एमसीक्यू भी मिलेंगे जो आपको हल करने होंगे। एमसीक्यू भी आपको निरंतर करते हुए चलना है, ठीक है। तो आइए कम से कम समय में बढ़िया से इस सिलेबस को हम पहले समझने का प्रयास करते हैं और कल से हम आपकी क्लासेस को लगातार चालू कर देंगे। तो जैसे इसमें आपका पहला टॉपिक है इतिहास में, है ना। घबराना बिल्कुल नहीं। अगर सिलेबस चेंज भी होता है तो बहुत ज़्यादा चेंजेस इतिहास में कभी नहीं आता। इतिहास में अगर लिखा है प्राचीन भारत का इतिहास तो आपको वही पढ़ना है। मिडेवल हिस्ट्री पे भी आपको वही पढ़ना है। जैसे देखिए इसमें आपका पहला टॉपिक है इतिहास जानने का स्रोत। इसमें हम डायरेक्ट चर्चा करते हैं। इतिहास जानने के स्रोत में आपको इतिहास पहले तो ये जानना कि इतिहास है क्या, है ना। इतिहास की परिभाषा क्या है, किन किन लोगों ने इतिहास के बारे में क्या क्या कथन लिखे हैं कि अतीत के अध्ययन को इतिहास कहते हैं, ये किसका वक्तव्य है ना, या और चीज़ें हैं तो किसने कहा है। इतिहास जानने के स्रोत पे जो हमारा रहेगा, जैसे हम बात करेंगे आपका कि साहित्यिक साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्यों के माध्यम से हम कैसे इतिहास को जानेंगे। जैसे साहित्यिक साक्ष्य में हम आपको बात करें तो आपको वेद पढ़ना है, फिर आपको पुराण पढ़ना है, अरण्यक पढ़ना है, उपनिषद पढ़ना है, स्मृति ग्रंथ पढ़ने हैं, है ना। जैसे वेद में आपने सुना है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनको भी आपको डीप में पढ़ते हुए चलना है क्योंकि आपका प्री हो गया है, ये मेंस है। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पूछी जाने की संभावनाएं हैं, इसलिए बढ़िया तैयारी करके रखना है। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि जो हमारे यहाँ कुछ पुस्तकें लिखी गई, उन पुस्तकों के माध्यम से भी हम देखेंगे कि ये पुस्तक किसने लिखा और कहाँ के बारे में इतिहास जानकारी मिलती है। जैसे बहुत सारी पुस्तकें, जैसे मेगस्थनीज ने इंडिका लिख दी, है ना। कौटिल्य का आपका अर्थशास्त्र है। तो ऐसी पुस्तकों के माध्यम से, जैसे कल्हड़ की राज तारंगणी है, कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है क्योंकि कश्मीर समस्या पे भी आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। आगे चलकर देखिए, जैसे हम बात करेंगे, फिर इसके बाद हम बात करेंगे विदेशियों का विवरण इतिहास जानने के स्रोत पे ही, यानी जो विदेशी दूसरे देश से चलकर हमारे भारत देश आ रहे हैं वो हमारे भारत के बारे में क्या कह रहे हैं, उनका भारत के बारे में क्या वक्तव्य है। जैसे यूनान से चलकर आने वाले यात्री हैं उनको हम यूनानी यात्री कहते हैं। जैसे इसमें हेरोडोटस, हेरोडोटस ये वही व्यक्ति हैं मित्रों जिन्हें इतिहास का पिता कहा गया है और इन्होंने हिस्टोरिका नामक एक पुस्तक भी लिखी है। तो हम बताएंगे कि उस पुस्तक में भी क्या क्या लिखा है। डायमेकस के बारे में बताएंगे, आपको डायनोसियस के बारे में बताएंगे, है ना। मेगस्थनीज के बारे में बताएंगे जो यूनान से चलकर आने वाले यात्री हैं। इसी प्रकार से जब आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे जो चीन से चलकर आने वाले यात्री होंगे उन्हें हम चीनी यात्री बोलेंगे। जैसे फाहियान, ये फाहियान दोस्तों वही जिन्होंने कहा कि मालवा की जलवायु बहुत ही समृद्धशाली है, यानी ऐसी जलवायु कहीं और देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। तो मालवा के बारे में इन्होंने वर्णन किया है। हेनसांग हम बताएंगे, जैसे हेनसांग आया, हर्षवर्धन के दरबार में काफ़ी वर्षों तक रहा, है ना। महामोक्ष परिषदों का आयोजन भी किया गया तो उसकी अध्यक्षता भी हेनसांग करता है, ठीक है। बौद्ध अनुयायी भी हेनसांग था। तो काफ़ी चीज़ें हेनसांग के बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर सुंगयुंग आए, इत्सिंग आए, तो इनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर जैसे अब अरब से आने वाले यात्रियों को हम बोलेंगे आपका अरबी यात्री। तो अरबी यात्रियों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे सुलेमान आया, आलम सूदी आया, इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था, बहुत फेमस यात्री हुआ, है ना। तो उनके बारे में भी बात करेंगे। अलबरूनी वगैरह के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इनके बारे में हम बात करेंगे। तो ये आपका कंप्लीट फिर पढ़ाएंगे भी। तो बस आपको थोड़ा सा बता रहे हैं कि आपको ये चीज़ें पढ़नी है। सिर्फ इतिहास जानने के स्रोत में आपको इतने विषय पढ़ने, यानी इतिहास जानने के स्रोत में कम से कम आपको 1 से 2 दिन लग जाएंगे क्योंकि प्री के अकॉर्डिंग नहीं, इसको मेंस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा, ठीक है। बहुत ही न्यूनतम शुल्क में बहुत ही अच्छी क्लासेस आपको मिलने वाली हैं। यकीन मानिए अगर आपने इस क्लासेस को बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया तो सिलेक्शन की गारंटी आपकी हमारी तरफ से है। सोशल साइंस में जो सब्जेक्ट आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं उसमें आपके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आने की संभावना हमारे ही चैनल से होगी। ध्यान रखिएगा, पिछला अभी तक एनालिसिस भी कहता है, जैसे रिवर्स ट्यूड अभी तक चल रहा था तो काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है। अगर आप चैनल पर जाके देखेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। फिर आइए आगे बात करते हैं। जैसे आगे अगला जो आपका टॉपिक लिखा होगा उसमें आपका लिखा हुआ है आदिमानव का विकास। तो आदिमानव के विकास में जो आपकी सबसे बड़ी भूमिका है वो है पाषाण काल की, क्योंकि जब इतिहास का विभाजन किया गया तो उसमें विभाजन में जो काल, जैसे आपने देखा प्रागैतिहास काल था जहां हमारे पास कोई एविडेंस नहीं थी। अगर उसको हमने थोड़ा सा डिवाइड किया तो उसमें पहला ही काल था पाषाण काल। फिर पाषाण काल के ढेर सारे डिवाइड होते गए। तो अब बात करेंगे क्या है पुरा पाषाण काल, क्या है निम्न पुरा पाषाण काल, वो तो आपको बताएंगे बाद में। तो पत्थरों के जो औजार बनाए जाते थे तो पत्थरों की उपयोगिता के कारण इस काल का नाम दे दिया गया पाषाण काल। तो यहाँ कंप्लीट पाषाण काल में आदिमानव के बारे में बात करेंगे कि आदिमानव की क्या व्यवस्था थी, कैसे रहन सहन था,
कैसे खाद्य संग्राहक काल क्या होता है वो सब आपसे चर्चा करेंगे। कैसे जंगली जानवरों का आदिमानव शिकार करते थे और शिकार करने के लिए किन किन प्रकार के औजारों का प्रयोग किया गया। जैसे आपने एक नाम सुना सुना होगा, क्वाडजाइट प्रकार का पत्थर आता है, या चॉपर चॉपिंग या पेबुल का आपने नाम सुना होगा, या नहीं भी सुना होगा तो जब हम पढ़ाएंगे तो आपसे अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे यहाँ देखेंगे कि जब नवपाषाण काल आएगा तो आदिमानव जो है स्थायी रूप से निवास करने लगेगा, स्थायी निवास की जानकारी मिलने लगेंगी, कृषि का बढ़िया आविष्कार हो चुका होगा। तो अब आदिमानव क्या है, घुमंतू नहीं रहेगा, वो एक जगह स्थायी रूप से निवास करने लगेगा। तो संस्कृत की जगह एक सभ्यता का विकास हो चुका होगा, और जिस सभ्यता का विकास होगा उसे हम बोलेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा की सभ्यता। बताएंगे कैसे हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता कहा जाता है ना, सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है, इसका समय कब से कब तक है ये आपसे चर्चा करेंगे। किसने इसका समय कब से कब तक बताया है, किसी ने 500 साल तक बताया है, किसी ने 600 साल तक बताया कि सभ्यता रही, कैसे सभ्यता विलुप्त हो गई, यहाँ आपसे हम चर्चा करेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, ढेर सारे स्थलों को पढ़ेंगे कि मोहनजोदड़ो क्या है, राखी गढ़ी क्या है, लोथल क्या है, धौलावीरा, बनवाली, यानी ढेर सारे साइट्स के बारे में चर्चा करेंगे। जो मेजर हड़प्पा साइट्स हैं उनके बारे में पढ़ने को मिलेगा। जब आगे बढ़ेंगे तो इसमें आपको फिर वैदिक कालीन सभ्यता में आपको ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को पढ़ने को मिलेगा। ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक काल में आर्यों के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा कि आर्य कैसे भारत देश में मध्य एशिया से चल के आ रहे हैं, भारत में रह रहे हैं, कृषि और पशुपालन कर रहे हैं, है ना। तो क्या इनकी व्यवस्थाएं क्या रही, इनका सामाजिक जीवन क्या था, राजनैतिक क्या था, आर्थिक जीवन क्या था, मतलब जो ढेर सारे पहलुओं हैं उन पहलुओं पे आपको चर्चा करने को मिलेगा। फिर जब हम आगे आएंगे तो देखेंगे उत्तर वैदिक काल आते आते जब समाज में ढेर सारी कुरीतियाँ आने लगी, मेन जो महिलाओं की स्थिति थी वो काफ़ी दयनीय हो चुकी थी, तो उत्तर वैदिक काल के बाद क्या होता है, धर्मों का विकास होता है। उस धर्म में जो सबसे प्रमुख उभर कर आते हैं वो आपका जैनिज्म और बुद्धिज्म, महावीर स्वामी का जैन धर्म और गौतम बुद्ध का, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, वो बौद्ध धर्म को लेके आते हैं, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो धर्मों को पढ़ेंगे कि धर्म आने से कैसे समाज में स्थितियाँ अच्छी खासी हो जाती हैं, स्थितियों पर सुधार किया जाता है। तो इस पे आपको अच्छे खासे चर्चा करने को मिलेगा। इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि अब धीरे धीरे राजवंशों का विकास हो चुका होता है, बहुत सारे राजवंश आ जाते हैं। तो राजवंश के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि महाजनपद काल में ढेर सारे आपको महाजनपदों के बारे में भी बताएंगे, वो कौन कौन से महाजनपद थे, उनकी राजधानियाँ क्या थी और उनमें कौन सबसे प्रमुख उभर कर आते हैं, है ना। मौर्य, फिर इसके बाद आपका लिखा है मौर्य, गुप्त और हर्ष काल। तो मौर्य, गुप्त और हर्ष काल तक पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य से स्टार्ट करेंगे। आपका गुप्त काल, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया, तक्षशिला किसने बनवाया, गुप्त काल पे पढ़ेंगे। गुप्त काल में चंद्रगुप्त मौर्य के साथ साथ आपको समुद्रगुप्त भी पढ़ने को मिलेगा, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो मौर्य और गुप्त में काफ़ी राजाओं को पढ़ेंगे, एक दो मैं आपको फेमस नाम बता रहा हूँ। हर्ष काल में आपको हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना होगा। फिर इसके बाद विदेशियों से संपर्क व भारत संबंध के बारे में आपको यहाँ चर्चा करने को मिलेगा। अब फिर ये लिखा है सामाजिक व आर्थिक जीवन पर उसका प्रभाव। तो ये कंप्लीट सब आपको एक लाइन से पढ़ाते चलेंगे, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हम तीनों जीवन को उठा के यहाँ चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। फिर इतिहास जानने के जो मध्यस्थता में लिखा है, इतिहास जानने के संगीत, उसके बारे में चर्चा करेंगे। संगीत में हम सिक्कों के माध्यम से बताएंगे कि सिक्कों के माध्यम से भी कैसे जानकारी मिली, कौन से राजा महाराजा संगीत प्रेमी हुआ करते थे या नहीं हुआ करते। जैसे समुद्रगुप्त की बात करेंगे, समुद्रगुप्त खुद संगीत का बहुत बड़ा प्रेमी हुआ करता था, क्योंकि उसके सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। तो ये कंप्लीट यहाँ के बारे में आपको बताएंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, मध्यकालीन भारत का इतिहास चालू हो जाएगा। आपका लिखा है मोहम्मद गौरी महमूद गजनवी का आक्रमण। आपको पता है महमूद गजनवी ने काफ़ी आक्रमण किया, उसका फेमस आक्रमण था सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण, ठीक है। तो आक्रमण पे चर्चा करेंगे। गौरी के बारे में बताते चलेंगे, तराइन के युद्ध के बारे में डिस्कस करेंगे, मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान, है ना। चंदावर का युद्ध 1194 में बात करेंगे, कैसे मोहम्मद गौरी ने राजा जयचंद को पराजित किया, ठीक है। उनके आक्रमण के बारे में चर्चा करते हुए हम दिल्ली में पहुंचेंगे। दिल्ली सल्तनत बहुत अच्छा, दिल्ली सल्तनत में हम 5 राजवंशों को पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत में आपको हम गुलाम वंश से स्टार्ट करेंगे। यहाँ खिलजी वंश लिखा हुआ है, गुलाम नहीं लिखा हुआ, फिर भी खिलजी वंश और तुगलक वंश, लोधी वंश के संदर्भ में लिखा हुआ है, लेकिन आपको हम दिल्ली एक सल्तनत अगर लिखा हुआ है तो 5 राजवंशों को पढ़ना है। ये गलती नहीं करनी कि यहाँ सिर्फ 3 लिख दिया तो 3 ही आप पढ़िए। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश के बारे में आपको पढ़ना है। साथ ही सल्तनत कालीन सामाजिक, धार्मिक व आर्थिक स्थिति, ये तो चलता ही रहेगा, क्योंकि हम बता रहे हैं हर टॉपिक में हम आपको साथ में लेके चलेंगे। चित्रकला, संगीत, विकास सब कुछ लेके चलेंगे जब आपको वो टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। तो अगर किसी ने कोई बेहतरीन वास्तुकला के क्षेत्र में
अच्छा खासा स्मारक भी बनवाया है, तब भी हम उसको पढ़ते हुए चलेंगे। फिर इसके बाद हम मुगल काल की ओर आपको ले चलेंगे और मुगल काल के बाद बताएंगे कैसे मुगल काल का पतन हो जाता है, कैसे औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही मुगल काल का पतन चालू हो जाता है। औरंगजेब तक का काल अच्छा खासा था। जहांगीर के बारे में चर्चा करेंगे, शाहजहां के बारे में, अकबर के बारे में, जो राजा अच्छे खासे काम किए उनके बारे में हम चर्चा करते जाएंगे। ठीक है। इसके बाद जब हम आगे पहुंचेंगे तो हम विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बारे में चर्चा करेंगे कि विजयनगर और बहमनी साम्राज्य की नींव कैसे पड़ती है, वो कौन कौन से लोग थे जिन्होंने विजयनगर की नींव रखी, क्या संगम संगम काल या संगम वंश का इतिहास क्या था, है ना। इसमें ढेर सारे आपको वंश पढ़ने को मिलेंगे। बहमनी साम्राज्य के बारे में बताएंगे, कैसे अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के द्वारा स्थापना की जाती है, तो इसके बारे में। फिर इसके बाद आपको मराठा और सिख शक्ति का उदय भी बताएंगे, कैसे मराठा आए, कैसे सिख आए। तो मराठा के साथ साथ हम थोड़ा यहाँ पेशवा के बारे में भी दोस्तों आपसे चर्चा कर लेंगे। ठीक है। तो ये सिलेबस आपका यहाँ तक हो जाएगा, मध्यकालीन भारत के इतिहास तक हो जाएगा ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। इसके बाद जब आप पढ़ेंगे तो अब हम आधुनिक भारत की ओर आएंगे, और आधुनिक भारत की ओर ध्यान रखिएगा कि आधुनिक भारत की ओर जब आएंगे तो भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, कैसे यूरोपीय कंपनियों में आपका पुर्तगाली यात्री आते हैं, पुर्तगाल सबसे पहले आते हैं, पुर्तगाल तो पुर्तगालों के बारे में पढ़ना है ना। डच आते हैं, अंग्रेज आते हैं, डेनिस आते हैं, फ्रांसीसी आते हैं, इन सब के बारे में आप चर्चा करते जाएंगे। कैसे इनका आपसी संघर्ष होता है हम आपको चर्चा करेंगे। बांडीवास का युद्ध बताएंगे, फेमस युद्ध हुआ प्लासी की लड़ाई 1757 में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध, बक्सर बिहार में पड़ता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जो आपसी संघर्ष लिखा, जितनी भी लड़ाइयाँ संधियाँ हुई होंगी उन संधियों के बारे में भी हम आपसे चर्चा करते जाएंगे। जैसे कर्नाटक युद्ध के बारे में बात करेंगे, आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। इन सब के बाद जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ टॉपिक होगा 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, है ना। 1857 स्वतंत्रता संग्राम पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है, बताएंगे यहाँ आपको सावरकर जी के बारे में भी बताएंगे, है ना। तो 1857 स्वतंत्रता संग्राम पढ़ाएंगे, बहुत सारी छावनियों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे सिलेबस की ओर भी हम थोड़ा थोड़ा बताते चल रहे हैं, ना। समय का अपना एक वो होता है, तो समय की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अभी सिर्फ हम सिलेबस पे चर्चा कर रहे हैं, बहुत डीप पे आपको नहीं ले जा रहे हैं कि आप थोड़ा सा घबराइए। बिल्कुल इतिहास एक ऐसा विषय है कि पढ़ने में बहुत ही मजा आने वाला है आपको। पुनर्जागरण, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना होगी उसके बारे में बताएंगे। कांग्रेस लिखा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बताएंगे, कैसे 1885 की चर्चा करेंगे, कैसे स्थापना होती है। उदारवाद उग्रवाद चरणों की बात करेंगे, आंदोलन की बात करेंगे, गांधी जी द्वारा जो मेजर्स आंदोलन लाए गए उनके बारे में बात करेंगे, वही लिखे हुए हैं। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, आंदोलन में क्रांतिकारियों का योगदान क्या रहा उसके बारे में भी बात करेंगे। स्वतंत्रता देशों कैसे प्राप्ति हुई, कैसे भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, विभाजन प्लान क्या था, है ना, ये सब बात करेंगे। तो यहाँ हम आपको जो ढेर सारे जो अच्छे खासे वायसराय भी आए हुए हैं या विदेशी वायसराय थे उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, है ना। जैसे लॉर्ड कर्जन के बारे में अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड बेलेजली के बारे में, लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में पूछे जाते हैं, या लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में भी अपने आप में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, वो भी आपकी चर्चा करेंगे। जब भारत देश 1947 के बाद आगे चलेंगे, स्वतंत्रोत्तर भारत की घटनाएं लिखी हैं। देखिए स्वतंत्रोत्तर भारत में क्या हुआ, स्वतंत्रोत्तर भारत में सिर्फ और सिर्फ हुए हैं युद्ध हुए हैं। क्या हुए दोस्तों, युद्ध हुए हैं। तो उन युद्धों पे चर्चा करेंगे कि क्या कश्मीर का युद्ध क्या था, है ना, या कश्मीर के बारे में बात करेंगे तो 1962 चीन का युद्ध क्या था। कश्मीर तो बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट विषय इसलिए। ताशकंद समझौता बात करेंगे, 1965 चूंकि लिखा हुआ है, भारत पाकिस्तान के बारे में लिखा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। चीन युद्ध के द्वारा कौन कौन से हमारे यहाँ ऑपरेशन चलाए गए हैं, है ना, या पाकिस्तान युद्ध के साथ साथ हमारे यहाँ कौन से ऑपरेशन चलाए गए हैं, वो ऑपरेशनों के बारे में हम बात करेंगे। जैसे ऑपरेशन देवी शक्ति वगैरह भी चलाए गए हैं, ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया है चीन युद्ध में, है ना, लद्दाख वगैरह पे ऑपरेशन मेघदूत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। भारत में आपातकाल के बारे में बात करेंगे कि आपात स्थितियाँ क्या क्या भारत में हुई, है ना, या भारत एक शक्ति के रूप में कैसे आगे आगे आकर उभरता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये आपका रहेगा कंप्लीट यहाँ तक इतिहास का सिलेबस। इतिहास का पहला ये मैं कोर्स डिजाइन करूँगा, आपको प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में बढ़िया खासा पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद फिर आपका आगे चलेंगे तो नागरिक शास्त्र वगैरह लिखा है, इसके बारे में भी आपको ढेर सारी चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा। परिवार, समाज, समुदाय, है ना, राष्ट्रीय प्रतीक, स्थानीय सुशासन, ग्रामीण सुशासन, थोड़ा सा बहुत पंचायती राज की चीज़ें आपको यहाँ पढ़ाऊंगा। इसके बाद अब आपका जो सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा जीएस पे, वो हो जाएगा पॉलिटी का। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है भारतीय संविधान की विशेषताएं, यानी भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं हैं, क्यों भारतीय संविधान अपने आप में बहुत खूबसूरत संविधान है, लिखित संविधान है, विस्तृत संविधान है, कई देशों से लिए जाने के कारण इसे उधार का संविधान भी कहा जाता है। तो चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के बारे में। आगे बढ़ेंगे तो देखिए लिखा है नागरिक की मौलिक अधिकार,
तो भाग 3 जो कहता है नागरिकों के मौलिक अधिकार, बताएंगे किस देश के संविधान से प्रेरित है, क्या क्या अधिकार मिलते हैं, किस आर्टिकल में कौन सी चीज़ें निहित हैं, है ना। आर्टिकल 12 से 35 तक बात करेंगे क्या क्या लिखा है। नागरिकों की कर्तव्य लिखा है, कर्तव्यों पर चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर बाल एवं मानव अधिकार, इनके बारे में चर्चा करेंगे। मानव अधिकार आयोग के बारे में चर्चा करेंगे, क्या है मानव अधिकार आयोग। फिर संघीय व्यवस्था में बात करेंगे। संघीय व्यवस्था में आपको पूरा केंद्र स्तर की चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, कैसे आपके संघीय व्यवस्थापिका के बारे में जो लिखा है, आपका राष्ट्रपति पढ़ेंगे आप, उपराष्ट्रपति यहाँ पढ़ेंगे आप, ठीक है। प्रधानमंत्री वगैरह पढ़ेंगे आप, लोकसभा राज्यसभा भी पढ़ेंगे आप। कुल मिला के जितना भी संघ की चीज़ें होंगी वो संघ, पूरा संघीय व्यवस्था में आपको कंप्लीट संघ की चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, भले ही अलग अलग टॉपिक लिखे हुए हैं, तो ये सब पढ़ाए जाएंगे आपको। उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, है ना, सर्वोच्च न्यायालय की गठन, शक्ति, कार्य, है ना, राज्यपाल के बारे में, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ क्या है ना। अभी जैसे चुनाव आने वाले हैं तो निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ इस समय बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, है ना, तो निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ भी पढ़ने को आपको मिलेगा। आचार संहिता वगैरह क्या होता है, सब के बारे में पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो देखिए प्रजातंत्र कार्य प्रणाली, प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों का महत्व और कार्य, इसके बारे में पढ़ने को मिलेगा। चुनौतियां मिलेंगी, साम्यवाद, क्षेत्रवादी, बेरोजगारी, आतंकवाद भी पढ़ने को मिलेगा। SC ST जो आयोग होगा उनके बारे में चीज़ें मिलेंगी। संवैधानिक संरक्षणों के बारे में बात करेंगे, विदेशी नीति के बारे में बात करेंगे, इंटरनेशनल रिलेशंस आपका क्या है उसके बारे में बात करेंगे, है ना। संयुक्त राष्ट्र और भारत का योगदान क्या है वो बात करेंगे। तो ये आपका कंप्लीट पॉलिटी का सिलेबस रहेगा, तो पॉलिटी में आपको कंप्लीट सिलेबस दिया जाएगा। पॉलिटी जल्दी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना। आप बढ़िया से पढ़ेंगे तो जल्दी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो पॉलिटी के बाद जो अब आएगा वो आएगा ज्योग्राफी, काफ़ी अच्छा पढ़ने को मिलेगा। भूगोल जिसे आप कहते हैं, सौर मंडल, जियोग्राफी में सौर मंडल, है ना, कंप्लीट आपको सौर मंडल मिलेगा। सौर मंडल क्या है, सौर मंडल में कौन कौन से ग्रह आते हैं, ग्रह क्या है, उपग्रह क्या है। इसके बाद अक्षांश रेखाएं क्या है, देशांतर रेखाएं क्या है ना। अक्षांश, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल लाइंस क्या है, अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़ाएंगे। आपको ग्लोब बताएंगे, मानचित्र बताएंगे, मानचित्र पढ़ना सिखाएंगे, है ना। जब अक्षांश और देशांतर पढ़ेंगे इनकी संख्या बताएंगे, कैसे अक्षांश रेखाएं मौसम को निर्धारित करती हैं, देशांतर रेखाएं समय को बताती हैं, ये सब आपसे हम चर्चा करेंगे। अभी थोड़ा थोड़ा आपको बताते हुए चलते हैं। इसके बाद स्थान मंडल, पृथ्वी की गतियाँ पढ़ेंगे, है ना, घूर्णन गति क्या है, ये सब पढ़ेंगे। इसके बाद हम ऋतु परिवर्तन में मौसमों को पढ़ेंगे, कौन कौन से मौसम आते हैं, किस तरह मौसम में परिवर्तन होता है, मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। कमेंट बॉक्स में कर कर बताइए कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है, ठीक है। तो मौसम के बारे में बताएंगे, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के बारे में बताएंगे, बाह्य शक्तियों के बारे में बताएंगे, मृदा संरक्षण, वायुमंडल का संगठन, वायुदाब, वायुमंडल के संगठन में बताएंगे कौन सी गैसें वायुमंडल में कितने % पाई जाती हैं, वायुमंडल क्या है ना, वायुदाब क्या है, वायुदाब पेटियां क्या हैं, ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा। जलमंडल, लहरें, ज्वार भाटा, ये सब क्या है, महासागर के बारे में चर्चा करेंगे, है ना, प्रमुख महासागरों के बारे में बताएंगे। भारत की स्थिति के बारे में बताएंगे कि आपका भारत देश पूरे मैप में, ग्लोब पे भारत कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, किस अक्षांशीय स्थिति से भारत देश कहाँ आता है, देशांतरी विस्तार भारत कहाँ है, अक्षांश देशांतर का विस्तार के बारे में बात करेंगे। भौतिक संरचना, जलवायु, मृदा, ये कॉमन टॉपिक है, इन पे चर्चा करेंगे। प्राकृतिक वनस्पति, जीव जंतु, खनिज उद्योगों पे बात करेंगे, संसाधन पे बात करेंगे, जनसंख्या एवं उसका वितरण उस पर बात करेंगे। समस्त महाद्वीपीय अक्षांशीय देशांतरी विस्तार, धरातलीय संरचना, ये बढ़िया टॉपिक रहेगा, इसको आपको पढ़ने को मिलेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, जीव जंतु, कुल मिलाकर अब आपका यहाँ थोड़ा सा बर्ड ज्योग्राफी कुछ पोर्शन आएंगे, उनको भी कंप्लीट करा दिया जाएगा, है ना। उद्योगों, संसाधन, उनके बारे में चर्चा करेंगे। पर्यावरण प्रदूषण, इसके कारण और उपायों पर चर्चा करेंगे। अपशिष्ट और उसका प्रबंधन, आपदा प्रबंधन पे चर्चा करते जाएंगे। तो कुल मिलाकर आपका ये ज्योग्राफी वाला पोर्शन यहाँ से हो जाएगा समाप्त। ये आपको टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा, एक भी टॉपिक मिस नहीं होने वाला है। बेहतरीन से बेहतरीन सिलेबस डिजाइन किया गया है। जब आप पढ़ेंगे 1-2 बार तो आपको खुद समझ में आएगा, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को आप जरूर शेयर करिए, उनको जोड़िए, है ना। जो भी छात्र आपके संपर्क में, उनको बताइए कि सोशल साइंस मेंस का सिलेबस, प्री का नहीं, मेंस का सिलेबस स्टार्ट हो चुका है। और हम ये नहीं देख रहे हैं कि जब एग्जाम की टाइम टेबल्स आ जाएगी तभी लॉन्च करेंगे, हमने अभी से लॉन्च कर दिया है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को मदद मिल सके, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस रहेगा। इसके बाद लास्ट में लिखा है अर्थशास्त्र, जो आपको इकोनॉमिक्स वगैरह होंगे, पंचवर्षीय योजनाएं होंगी, इकोनॉमिक्स पे चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर आपका ये सिलेबस अभी यहाँ तक हम डिजाइन करके ला रहे हैं, अर्थशास्त्र तक आपको कंप्लीट, यानी आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी, ये आपको कंप्लीट सिलेबस पढ़ाया जाएगा, जिससे यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि टाइम टेकिंग है, ये ज़्यादा समय भी लेंगे सब्जेक्टें, तो जिससे आपका कम समय में बढ़िया से बढ़िया तैयारी हो जाए। अभी क्योंकि अभी समय है तो आराम से पढ़ाते हुए चलेंगे, MCQ वगैरह ढेर सारा कराएंगे,
है ना। क्योंकि एमसीक्यू पर हमारा विशेष फोकस रहता है कि छात्र पढ़ तो लेते हैं लेकिन एमसीक्यू नहीं लगाते हैं, तो परीक्षा हॉल पे जाने के बाद बहुत घबराते हैं। इसलिए हम आपको कम से कम नहीं तो 2 से 3,000 क्वेश्चन पहले ही आपको कवर करा दिए जाएंगे, वो भी जो ज़्यादा से ज़्यादा आने की पॉसिबिलिटीज़ है। तो आई होप आपको बेहतरीन ये सिलेबस समझ में आया होगा। हमने मात्र 20 मिनट में इस सिलेबस को आपके सामने बताने का प्रयास किया है कि कैसे हमारा सिलेबस चलेगा, किस हिसाब से हम पढ़ाएंगे, है ना। तो बस यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आप जुड़िए, अपना सहयोग प्रदान करिए, है ना। छात्रों तक जरूर पहुँचाइए, क्योंकि जो छात्र गाँव या दूर दराज मध्य प्रदेश के किसी भी कोने में रह रहे हैं, तो ज़्यादा शुल्क होने की वजह से वो छात्र क्या सिलेबस को नहीं खरीद पाते, नहीं पढ़ पाते हैं। बस वो मार्केट में जाएंगे, 1-2 बुक उठाएंगे और बस उसको पढ़ते ही रहेंगे, पढ़ते ही रहेंगे, पेपर भी चला जाएगा तब भी पढ़ते ही रहेंगे। तो ऐसे में सिलेक्शन की पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम हो जाती हैं, सिलेक्शन रेशियो बहुत कम हो जाता है। तो पहले से ही प्रिपेयर हो जाइए। इसलिए हमने बहुत कम न्यूनतम शुल्क डिजाइन किया है, कम से कम 3 से 4 महीने सिलेबस चलेगा। अभी आप जाके यूट्यूब पे चेक करिए, हमारा चैनल रीवा इंस्टीट्यूट के नाम से हमारा चैनल है, इसको आप जाके चेक करिए। इसी पे आपकी इसी का ऐप है, आप मोबाइल पे ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। जो भी जानकारी होंगी तो यूट्यूब के साथ साथ ऐप में भी जानकारी मिलती रहती है। जो भी कोर्स डिजाइन किया जाता है वो आपका ऐप में भी मिलता है। तो आई होप गाइज आप सबको समझ में आ गया होगा। रीवा इंस्टीट्यूट का ऐप है, रीवा इंस्टीट्यूट का ऐप आप जाके डाउनलोड जरूर कर लीजिए, है ना, और उसमें मिलिए। तो चलिए, आई होप आपको बेहतरीन समझ में आया होगा जो मैंने अभी तक आपको सिलेबस बताया है। अब कल से आपकी क्लासेस लगातार, कुछ क्लासेस आपको डेमो के लिए यूट्यूब में अवेलेबल हो जाएंगे, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, उसके बाद ही आप क्लासेस को परचेस करिए। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छे से आप सबको समझ में आया होगा। इन्हीं उम्मीदों के साथ हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब आपसे बात करेंगे और यहाँ से पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे इतिहास जानने के स्रोत से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।